हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैब टेक टेल्स। दिस इज सोनी प्रजापति। आज का हमारा टॉपिक है कोगुलेज टेस्ट। लास्ट लेक्चर में जो हमने कैटलेज टेस्ट को कवर किया था, हम शुरू करते हैं अपना कोगुलेज टेस्ट। फर्स्टली हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। कोगुलेज टेस्ट मेनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टेस्ट है जो कि डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है जो भी स्टेफेलोकोकस की डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं। जहाँ बस अगर हम कोगुलेज टेस्ट करते हैं तो कोगुलेज टेस्ट जनरली स्टेफेलोकोकस की स्पीशीज को दो कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट करता है। या तो वो जो स्पीशीज है कोगुलेज की वो कोगुलेज पॉजिटिव होगी या फिर कोगुलेज नेगेटिव स्पीशीज होगी, यानी कि कोगुलेज पॉजिटिव स्पीशीज एंड कोगुलेज नेगेटिव स्पीशीज, दो कैटेगरीज में इसको ये डिवाइड करता है मेनली। जो हमारे पास कोगुलेज पॉजिटिव स्पीशीज जितनी भी होती है मेनली टॉक्सिजेनिक होती है और ये पैथोजेनिक होती है, यानी कि अगर ये प्रेजेंट है तो ये स्पीशीज उस एरिया पर क्या करेगी, पैथोजेनिक यानी कि सुपरेटिव लेजेंस, यानी कि वहाँ पर पस क्रिएट कर सकती है ये। अगर हम कोगुलेज नेगेटिव स्पीशीज की बात करते हैं तो ये नॉन पैथोजेनिक होती है, नॉन टॉक्सिक होती है, यानी कि हमारी बॉडी के लिए ये हार्मफुल नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। द कोगुलेज एंजाइम एक्ट एज virulence factor in some organism as it interacts with fibrinogen present on the host सेल सरफेस। जो कोगुलेज एंजाइम है ये एक वर्लेंस फैक्टर की तरह काम करता है कुछ ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि ये इंटरेक्ट करता है यानी कि रिएक्ट करता है हमारे अगर बॉडी में फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होता है जो कि एक होस्ट सेल के अंदर होस्ट सेल की सरफेस पर प्रेजेंट होगा ही होगा। Organisms with coagulase usually have a protective barrier around themselves, increasing their pathogenicity and resistance against the immune system। क्योंकि ये coagulase एंजाइम है एक वर्लेंस फैक्टर की तरह काम करते हैं। वर्लेंस फैक्टर का मतलब क्या होता है कि एक तरह से टॉक्सिजेनिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर देना। तो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है अगर उसके पास कोगुलेज होगा तो वो अपने अराउंड एक प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट करती है, जिसकी वजह से उसके सराउंडिंग में पैथोजेनिसिटी बढ़ती है और रेजिस्टेंस बढ़ती है हमारे इम्यून सिस्टम के अराउंड। अगर ये मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, ये कैसा है, कोगुलेज पॉजिटिव है, तो ये अपने आसपास एक बैरियर क्रिएट करेगा जो भी इसके आसपास का अगर इम्यून सिस्टम है। ठीक है, तो ये इसलिए पैथोजेनिक होता है और टॉक्सिजेनिक होता है इस अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के लिए। कोगुलेज इज ऑफ टू टाइप्स, फ्री कोगुलेज एंड बाउंड कोगुलेज। यानी कि जो कोगुलेज है ये दो टाइप का होता है, एक हमारे पास होता है फ्री कोगुलेज एंड बाउंड कोगुलेज, दूसरे टाइप का। दोनों ही जो कोगुलेज की डिटेक्ट करने के तरीके वो डिफरेंट होते हैं। अगर हम डिफरेंस जानेंगे कि फ्री कोगुलेज क्या होता है या फिर बाउंड कोगुलेज क्या होता है, तो यहाँ पे बाउंड कोगुलेज को हम क्लम्पिंग फैक्टर भी यहाँ पर बोलते हैं। तो हम बाउंड कोगुलेज को हम और क्या बोलते हैं, क्लम्पिंग फैक्टर। जो हमारे पास बाउंड कोगुलेज है जनरली होता कैसे, सेल वॉल से अटैच होता है और ये रिएक्ट करता है प्लाज्मा फाइब्रिनोजन पे। यानी कि जो हमारे पास जो बाउंड कोगुलेज है, यहाँ पे मैं आपके लिख भी देती हूँ, जो बाउंड कोगुलेज है ये जनरली कौन सा होता है, फर्स्टली ये सेल वॉल से अटैच होता है। ठीक है, अटैच विद द सेल वॉल एंड रिएक्ट्स विद फाइब्रिनोजन। यानी कि जैसे ही अगर किसी भी बॉडी में फाइब्रिनोजन या फिर कहीं पे भी इनको रिएक्शन में फाइब्रिनोजन मिल रहा है तो ये फाइब्रिनोजन के रिएक्शन करेंगे और इसको फिब्रिन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जो बाउंड है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेल वॉल से अटैच होता है और जनरली रिएक्ट किस पे करता है, ये फाइब्रिनोजन पे अटैक करेगा या सॉरी रिएक्ट करेगा और इसको फिब्रिन में चेंज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे क्लम्पिंग शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर उसके पास जो है बाउंड कोगुलेज है तो वो अपने सराउंडिंग में से फाइब्रिनोजन के रिएक्शन करेगा और वहाँ पे क्लॉटिंग जो है वो मैकेनिज्म अपनाएगा। अगर हम बात करते हैं फ्री कोगुलेज की, तो फ्री कोगुलेज जो है हमारे पास, फ्री कोगुलेज जो है जनरली वो एक्स्ट्रा सेलुलर सिक्रेट होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या होता है, सेल्स के अंदर नहीं होता है, सेल्स के ऊपर नहीं होता है, बाहर की तरफ क्या होता है, वो सिक्रेट होता है। तो अगर हम फ्री की बात करें, फ्री कोगुलेज की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलरली सिक्रीट होगा। ठीक है, एंड अदर थिंग इज ये रिएक्शन करता है, रिएक्ट विथ प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन को क्या करेगा, ये चेंज करेगा थ्रोम्बिन में एंड फर्दर थ्रोम्बिन विल चेंज फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, देन
कोगुलेशन अकर्स, यानी कि यहाँ पर ये किससे रिएक्ट कर रहा है, प्रोथ्रोम्बिन से। कौन सा, फ्री कोगुलेज, देन फर्दर रिएक्शन होगा, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा, देन ये जो है फाइब्रिनोजन से फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। पर जो बाउंड कोगुलेज होता है ये डायरेक्टली फाइब्रिनोजन पे एक्ट करता है, फिब्रिन में चेंज कर देता है। तो मेन डिफरेंस हमारे पास बाउंड और फ्री कोगुलेज में ये होता है, ठीक है। इज रिएक्टेड इन द टेस्ट ट्यूब। और यहाँ पे एक और डिफरेंस होता है, यहाँ पास बाउंड कोगुलेज है, ये हम किसकी मदद से डिटेक्ट करते हैं, स्लाइड टेस्ट की मदद से। कि अगर हमें स्लाइड टेस्ट करें तो हम जनरली बाउंड कोगुलेज को हम फाइंड कर रहे हैं, और अगर हमें फ्री कोगुलेज को डिटेक्ट करना है तो हम क्या यूज करते हैं, ट्यूब टेस्ट ट्यूब मेथड का यूज करते हैं, यानी कि ट्यूब से हम टेस्ट यहाँ पे करते हैं, प्रोसीजर अपना टेस्ट ट्यूब मेथड वाला अपनाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव पे कि ये किस किस मेथड के लिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस टेस्ट को करने के। तो डिटेक्ट फ्री कोगुलेज एंड बाउंड कोगुलेज। अभी हमने डिफरेंस बता दिया कि अगर हम स्लाइड मेथड यूज कर रहे हैं या फिर हम टेस्ट ट्यूब मेथड यूज करते हैं, हम इजीली इन दोनों कोगुलेज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। टू डिफरेंशिएट कोगुलेज पॉजिटिव स्टेफिलोकोकाई फ्रॉम कोगुलेज नेगेटिव, यानी कि कोगुलेज पॉजिटिव जो स्टेफिलोकोकाई उनको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है, कहाँ स्किन से, कोगुलेज नेगेटिव स्टेफिलोकोकाई से। To identify and differentiate Staphylococcus aureus from other staphylococcal species। तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स की होती हैं, स्पीशीज होती है स्टेफाइलोकोकस की। तो जनरली स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो हमारे पास होता है पॉजिटिव होता है, जो कि और यानी कि पैथोजेनिक होगा, यानी कि वो, ठीक है। तो ऑरियस को डिफरेंशिएट करने की हेल्प करता है अदर जो स्पीशीज होती है स्टेफाइलोकोकस की। नेक्स्ट हम आते हैं इसके प्रिंसिपल पर। Coagulase is an enzymatic protein that is thermostable thrombin-like substance। तो coagulase क्या है, एक एंजाइमेटिक प्रोटीन है जो एक एंजाइम की तरह काम करता है। दैट इज थर्मोस्टेबल। थर्मोस्टेबल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हीट से एक तरह से हीट पे स्टेबल रहता है, वो बहुत उसको हीट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। थ्रोम्बिन लाइक, यानी कि थ्रोम्बिन की तरह एक तरह से काम करता है। थ्रोम्बिन का मतलब ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। थ्रोम्बिन सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में, एंड दिस थ्रोम्बिन विल एक्ट ऑन द फाइब्रिनोजन, इट विल कन्वर्ट इनटू फिब्रिन, एंड दिस फिब्रिन विल रिजल्ट इन क्लॉटिंग या फिर हम क्लम्पिंग बोल सकते हैं, जब भी प्लाज्मा से ऐड होगा, ठीक है। तो कोगुलेज इज एन एंजाइमेटिक प्रोटीन दैट इज थर्मोस्टेबल थ्रोम्बिन लाइक सब्सटेंस, एक तरह से थ्रोम्बिन की तरह काम करेगा, जो कि फाइब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, जिसकी वजह से क्लॉटिंग होगा। तो जब भी हम प्लाज्मा में इसको ऐड करें तभी ये रिएक्शन होता है। अगर हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब हम प्लाज्मा इसको अगर हम दे रहे हैं तो जनरली हम ह्यूमन प्लाज्मा यूज़ करते हैं लेबोरेटरीज में, हॉस्पिटल्स में, पर लेकिन ये स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन प्लाज्मा है वो हॉस्पिटल्स में कंटेमिनेटेड भी हो सकता है, पर जो अगर हम स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो रैबिट प्लाज्मा जो है वो काफ़ी हाईली स्टेबल होता है क्लॉटिंग के लिए, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी देता है। और जो ह्यूमन प्लाज्मा है वो बहुत ही लेस सेंसिटिव है, जल्दी से रिएक्शन नहीं देता है, तो हमारे पास फॉल्स रिजल्ट भी आ सकते हैं, चांसेस हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगर अब हम टेस्ट मेथड यूज करेंगे, अगर हम टेस्ट हम कर रहे हैं तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट हमें ईडीटी ब्लड चाहिए, या फिर रैपिड का होना चाहिए, या फिर ह्यूमन का होना चाहिए। जनरली हम ह्यूमन का यूज करते हैं। 5% CSL2 ऑप्शन होना चाहिए। CSL2 जनरली अपने क्लैरिफिकेशन के लिए, मतलब रिजल्ट को कंफर्म करने के लिए यूज करते हैं, तो ये ऑप्शनल है, कर भी सकते हैं या फिर नहीं अगर यूज है तो। लूप यूज करेंगे हम, जो कि स्टेराइड होनी चाहिए। ग्लास ट्यूब, ग्लास टाइप, ग्लास स्लाइड, ये हमारे किसके लिए होंगे, बाउंड के लिए, और ये हमारे किसके लिए होंगे, फ्री कोगुलेज के लिए होंगे। बैक्टीरियल की कॉलोनी, जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, जो भी सैंपल है जिसको हम डिटेक्ट करना चाहते हैं, उसकी हमारे पास कॉलोनीज होनी चाहिए। नेक्स्ट हम प्रोसीजर पे आते हैं। फर्स्ट हमारे पास है स्लाइड टेस्ट। अबाउट 10 माइक्रोलीटर ऑफ डीआयोनाइज्ड वाटर और फिजियोलॉजिकल सलाइन इज एडेड टू अ स्लाइड। तो हम स्लाइड लेंगे सबसे पहले, ठीक है। हमने एक स्लाइड लिया, ठीक है, तो इस पर 10 माइक्रोलीटर हमने डीआयोनाइज्ड वाटर या फिर सलाइन हमने यहाँ पे स्लाइड पर डाल दिया। Several colonies from a fresh culture are collected with an inoculated loom and is emulsified into the water to obtain a smooth milk colored suspension। तो फिर यहाँ से हमारे पास जो भी कल्चर होगा उसमें से कॉलोनी होगी, वहाँ से लूप की मदद से लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे, तो हमें कुछ एक मिल्की कलर का, स्मूथ कलर का सस्पेंशन दिखाई देगा। उसके बाद हम अ ड्रॉप ऑफ रैबिट या फिर ह्यूमन प्लाज्मा डालेंगे उस स्लाइड के ऊपर। तो हमने यहाँ पे प्लाज्मा में डाल दिया। देन उसके बाद हम थोड़ा सा वेट करना है, इमीडिएटली हमें ऑब्जर्व करना है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा वेट करना है, सिर्फ 10 सेकेंड्स तक हमें एक्सीड करना है और देखना है कि वहाँ पे क्लॉटिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टेस्ट ट्यूब मेथड पर। टेस्ट ट्यूब मेथड में कैसे होगा, तो प्लाज्मा इज डिसॉल्व्ड विद
फिजियोलॉजिकल सलाइन, सबसे पहले जो प्लाज्मा हमारे पास है इसको हम डाइल्यूट करेंगे सलाइन में। हम इसके करेंगे कैसे, 0.2 ml हमें प्लाज्मा लेना है और 1.8 ml हमें सलाइन लेना है। तो सबसे पहले हम इसका एक डाइल्यूशन बनाएंगे। डाइल्यूशन के अंदर हम क्या क्या डालना है, हमें डाइल्यूशन होगा हमारा, तो इसमें हमारे पास क्या है 0.2 ml प्लाज्मा है एंड 1.8 ml सलाइन है। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास सिरिंज बन जाएगा तो हमें क्या करना है, एक अनदर ट्यूब लेनी है, उसके अंदर हमने 5 ml क्या करना है प्लाज्मा जो कि डाइल्यूटेड वाला था उसमें हमें ऐड कर देना है। तो जैसे हम उसमें मिलाएंगे उसके बाद हमें 5 ड्रॉप हमें ऑर्गेनिज्म जो भी हमें टेस्ट कल्चर है उसमें ऐड कर देना है। देन उसको मिक्स करना है और इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेल्सियस पे कुछ प्रॉपर 1 घंटे के लिए, 1 आवर के लिए हमें क्या कर देना, यहाँ पे इसको इंक्यूबेट कर देना है। नेक्स्ट जो इसका स्टेप है, देन जैसे ही 1 घंटा इंक्यूबेशन का टाइम कंप्लीट होगा तो हम ट्यूब को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे क्लॉट फॉर्मेशन के लिए। अब वहाँ पे क्लॉटिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। देन हम इसको अगर क्लॉटिंग नहीं भी हो देन फर्दर इसको 30 मिनट्स के इंटरवल के लिए फिर से हम इसको चेक कर सकते हैं क्लॉटिंग के लिए। अब यहाँ पे रिजल्ट्स क्या क्या होंगे, अगर हम स्लाइड मेथड की बात करेंगे, स्लाइड में तो क्लॉटिंग होगी या फिर क्लॉटिंग नहीं होगी। ठीक है, क्लॉट हो तो कुछ हमें इस तरह दिखाई देगा, नहीं है तो नॉर्मल हमें जहाँ पे जो हमारा सस्पेंशन था वही वहाँ पे क्लियर दिखाई देगा। तो क्लॉट है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो वो क्लॉट हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। टेस्ट ट्यूब मेथड में बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव अगर हम कब देखेंगे, अगर कंप्लीट या फिर हमें कुछ अमाउंट ऑफ कुछ डिग्रीज ऑफ क्या कहते हैं क्लॉट दिखाई दे रहा है 24 घंटे से पहले तो इट इज़ पॉजिटिव। या फिर दूसरा क्लॉट का हम कैसे देख सकते हैं, मान लो अगर 24 घंटे बीत चुके हैं, ठीक है, तो कोई भी क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हुई है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1 से 2 ड्रॉप ऑफ 5% CaCl2, उसके बाद भी कोई क्लॉट फॉर्मेशन नहीं आए 24 घंटे पर। अगर 24 घंटे तक कोई भी क्लॉट फॉर्मेशन नहीं आया तो हम उसको फर्दर कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें 5% CaCl2 डालेंगे, तभी भी कोई क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इट इज पॉजिटिव, ये हम यह कंफर्म कर देगा। हम इससे भी मदद, या तो ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए कि या तो सडन क्लॉट फॉर्मेशन आ गया पर अगर 24 घंटे बीत चुके हैं तब हम देखना चाह रहे हैं फिर भी, तो तभी भी कोई क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। नेगेटिव कब होगा, या तो उसमें क्लॉट फॉर्मेशन नहीं आ रहा, हमें सीधे से दिख रहा है। अब क्या होगा कि हमें 24 घंटे के बाद भी हमें क्लॉट फॉर्मेशन नहीं दिखाता, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद 1 से 2 ड्रॉप ऑफ 5% CaCl2 डाल देंगे। अगर उसके बाद यानी कि CaCl2 डालने के बाद क्लॉट फॉर्मेशन तब भी हो रहा है तो वो नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन ऐसे ही हो रहा है तो इट इज पॉजिटिव। अगर डालने के बाद, पॉजिटिव क्या होना चाहिए, डालने से पहले CaCl2 डालने से पहले क्लॉट फॉर्मेशन होगा तो इट इज पॉजिटिव, CaCl2 डालने के बाद नहीं है तो पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव कब होगा, नहीं डाला है तो क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो नेगेटिव होगा, और CaCl2 डाल दिया है उसके बाद क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों केस में उल्टा उल्टा है, कुछ भी नहीं डाला है, बिल्कुल सिंपल प्लेन जो हमने टेस्ट का प्रोसीजर किया था। क्लॉट हुआ तो पॉजिटिव, क्लॉट नहीं हुआ तो नेगेटिव। पर CaCl2 केस में बिल्कुल अपोजिट है, अगर क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है तो वो क्या है, नेगेटिव है, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो वो सॉरी तो वो क्या है, पॉजिटिव है। CaCl2 के केस में उल्टा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉकलेस पॉजिटिव, कुछ स्पीशीज हम देखेंगे स्टेफिलोकोकस की। तो यहाँ बस कुछ स्पीशीज नहीं है, जैसे कि यहाँ बस इंटरमिडस है, डेल्फिनी है, लिटर है, तो ये सारे स्पीशीज के एग्जाम्पल्स हैं बस स्टेफिलोकोकस जो पॉजिटिव कॉकलेस पॉजिटिव टेस्ट होते हैं। ये हमारे पास सारे टेस्ट कौन से, कॉकलेस नेगेटिव के हमारे पास एपिडर्मिडिस, सेप्रोफाइटिकस, होमिनिस, कैप्रे, वॉर्नरी, तो ये सारे हमारे पास कौन से नेगेटिव के, कॉकलेस नेगेटिव। यहाँ पे हम कुछ लिमिटेशंस देखते हैं कि जब हम टेस्ट करें तो कुछ हमें लिमिटेशंस ध्यान रखना है। सेटेटेड ब्लड शुड नॉट बी यूज एज फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स कैन अकर, हमें सेटेटेड ब्लड यूज नहीं करना है क्योंकि फॉल्स पॉजिटिव ब्लड वहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट वहाँ पे जो है रिजल्ट का आ सकता है। देन कॉकलेस टेस्टिंग कैन नॉट बी परफॉर्म फ्रॉम द ग्रोथ ऑन द मेंटोल सॉल्ट अगर, तो डिफरेंट अगार हम लेते हैं जब हम जो कल्चर कर रहे हैं तो जो अगार है वो मेंटोल सॉल्ट अगर नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें भी जो है वो फॉल्स रिजल्ट हमें वो दे सकते हैं। सो आज का ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।